और आगे कविता में किस तरह से उस नारी की व्यथा कथा जो है एक्सप्लेन की है वो हम कविता में देखेंगे। तो पहला पद, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरबंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। इस कविता में जो कवि है वो कहते हैं कि मैंने उस स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर, पथ यानी क्या, रास्ता, रोड, इलाहाबाद शहर का नाम है, उस पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह सड़क के ठीक किनारे बैठी थी और भवन निर्माण के काम के लिए पत्थर तोड़ रही थी। भवन निर्माण यानी क्या, अभी पत्थर किस लिए तोड़ते हैं? पत्थर किसी न किसी कारण के लिए तोड़ते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में आजकल जैसे ईंटें यानी ब्रिक्स लगाई जाती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो पहले पत्थर लगाए जाते थे। तो पत्थरों को एक अच्छा शेप देने के लिए बहुत सारे मज़दूरों को काम पर लगाया जाता था और ये पत्थर तोड़कर उनको अच्छा आकार देने का काम इन मज़दूरों का होता था। तो ये जो औरत है वो भी यही काम कर रही है। वह पत्थर तोड़ रही है और एक भवन के यानी एक इमारत के, एक बिल्डिंग के बनने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। हालांकि उस कंट्रीब्यूशन के लिए उसको पैसे मिलते हैं, वो उसका रोज़ का काम है। तो ऐसी एक असहाय स्त्री यानी अकेली बैठी है, कोई उसको मतलब अभी कोई मज़दूर है तो बहुत कंफर्टेबल जगह पे तो नहीं बैठा होगा, तो वो धूप में अकेली जो है अपना काम कर रही है और उस पर बहुत ही सहज रूप में हम उसकी यानी कवि की नज़र जाती है। जैसे कि हम भी वहाँ से गुज़रते होंगे ऐसी जगहों से जहाँ पर काम या वहाँ से कोई काम चल रहा है, पर फिर भी हमारा ध्यान किसी मज़दूर की ओर सहज रूप में नहीं जाता, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं। और आजकल तो उतना समय हमारे पास नहीं है, ये बहाना हम बोलते हैं। तो फिर से कविता की ओर आएंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के सड़क पर मैंने पत्थर तोड़ती हुई, वह यानी कौन? वह यानी स्त्री, उस स्त्री को मैंने पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई छायादार वृक्ष, पेड़, कोई न छायादार पेड़, कोई न, यहाँ पर समझ में आता है कि कोई नहीं था। कोई छायादार पेड़ वहाँ पर नहीं था जिसके तले वो बैठी हुई है स्वीकार, यानी वो ऐसी जगह पर नहीं बैठी जहाँ पर उसको बहुत सारा शेल्टर है, शैडो है और वो धूप में बैठी हुई है। कोई छायादार पेड़ उसको ठंडक नहीं दे रहा है, कंफर्ट नहीं दे रहा है, ऐसी जगह पर वो बैठी है। श्याम तन भरबंधा यौवन, श्याम तन, श्याम का अर्थ है सावला रंग, कृष्ण को भी श्याम कहते हैं। तो धूप में बैठे बैठे वो श्याम रंग की, सावले रंग की है। भरबंधा यौवन, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, वो बहुत ही यंग है और वो अपने बहुत ही यंग एज में ये काम कर रही है। नत नयन, नत यानी इन्वॉल्व, बिजी, उसके जो आँखें हैं, नयन यानी क्या, आँखें, आईज़, उसकी जो आँखें हैं वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी या मशरूफ़ है, यानी अपने काम को ज़्यादा वो ध्यान देती है। इधर उधर कोई आ रहा है, जा रहा है, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं, बहुत ही मग्न होके वो अपना काम कर रही है। कौन? एक मजदूरन स्त्री। तो दूसरा पद देखिए। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन,
दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। तो गुरु हथौड़ा हाथ, यानी उसके हाथ में हथौड़ा था। हथौड़ा यानी औजार जिससे पत्थर तोड़ा जाता है। गुरु, यहाँ पर गुरु का अर्थ क्या है? गुरु यानी बड़ा। तो गुरु यानी बड़ा और गुरु यानी मास्टर, ऐसा भी हो सकता है। गुरु यानी आकार से बड़ा, जैसे गुरु ग्रह जो है वो, गुरु प्लैनेट जो है वो भी बड़ा है। तो इसके अलग अलग अर्थ हम ले सकते हैं। हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा हाथ यानी बहुत, यहाँ पर अर्थ क्या लगता है कि एक बड़ा सा हथौड़ा हाथ में लेकर वो बार बार प्रहार कर रही है। पर प्रहार करना, वो बार बार उस पर जो है घाव डालती जा रही है। पत्थर पर अगर नहीं मारा तो टूटेगा कैसे, और बहुत ही ताकत लगती होगी, एनर्जी लगती होगी। उतनी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ बार बार क्या कर रही है, उस पर प्रहार कर रही है, उस पर बार बार मार रही है। ये कवि देख रहा है। गुरु हथौड़ा हाथ, जैसे कि उस पत्थर को शेप देने के लिए ये हथौड़ा ही काम आता है। हमारे हाथ में कितनी भी ताकत हुई तो भी हाथ की ताकत को लेकर, उस हथौड़े का सहाय लेकर ही हमें उस पत्थर के शेप तक पहुंचने के लिए आता है। इसीलिए हथौड़ा जैसे उसका मास्टर ही बन गया है। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, उसके सामने तरुमालिका, तरु यानी क्या? पेड़ों की एक लंबी सी कतार, लाइन उसके दूसरे साइड में है। अट्टालिका प्राकार, वहाँ पर जो है बहुत अलग अलग प्रकार की इमारतें भी दिखाई देती है, पर प्राय वो वहाँ पर जाती नहीं है। वो रास्ते के उस तरफ, दूसरी तरफ है, और उसके उसी रास्ते के और एक जो बाजू है और एक साइड है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, छाँव है और बड़ी 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 बिल्डिंग्स भी बनती नज़र आती हैं, साकार है। तो इस तरह के परिस्थिति में वह पत्थर तोड़ रही है। कौन? एक मजदूरन स्त्री। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, धीरे धीरे जो है धूप चढ़ रही है। गर्मियों के तो दिन ही थे, और ऐसे में ये औरत जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। दीवा का तमतमाता रूप, यानी सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है वैसे गर्मियों के दिनों में और गर्मी होती है, और बाहर देखने तलक नहीं होता। पर ये व्यक्ति जो है, या सारे मज़दूर जो है, धूप नहीं कहते, बारिश नहीं कहते, सर्दी गर्मी नहीं कहते, अपना काम करते हैं। वैसे ही ये जो औरत है गर्मियों के दिनों में लगातार मेहनत किए जा रही है। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा का यानी दिन का ऐसा रूप जो बहुत ही ज़्यादा प्रखर प्रकाश को लेकर चलता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी का समय। उदाहरण के लिए दोपहर के 12 बजे देखिए कितनी धूप चढ़ी हुई होती है, और उसके बाद कहीं जाने के लिए मन भी हो तो हम नहीं जाते, टाल देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सूर्य जो है माथे पर, हमारे सिर पर खड़ा रहता है। तो उस वक्त असह्य होता है गर्मी के दिनों में बाहर जाना। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। तो लू यानी क्या? गर्मी से भरी हुई हवा। तो गर्मियों में अगर आपने ऑब्ज़र्व किया है तो गर्मियों में जो हवा भी चलती है उसमें गर्म हवा आती है, ठंडक नहीं होती, उसमें एक प्रकार की गर्मी होती है। और जब भी हम रास्ते से चलते जाते हैं या गाड़ी पे से जाते हैं तो हवा भी आती है, तो गर्मी को लेकर चलती है, उसको लू बोलते हैं। एक तो ऊपर सूरज जो है तमतमा रहा था अपनी पूरी रोशनी के साथ, और दूसरा हवा जो थी वो तेज़ चल रही थी, पर उसका कोई उपयोग नहीं था। उस हवा में भी गर्मी नज़र आ रही थी।
इस तरह से 2 पद हमने देखे। कविता का सारांश जो है, कवि इलाहाबाद के पथ पर से जा रहे हैं और उन्होंने एक मजदूरन स्त्री को मजदूरी करते वक्त, पत्थर तोड़ते वक्त देखा और उसकी करुण कथा या उसकी सहानुभूतिवश या सहानुभूति को देखते हुए उन्होंने ये काव्य लिखा है। आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।